साथियों नमस्कार। रीट पात्रता 2022 के बाद आप सबके सुझाव थे एक ऐसा कलेक्शन हम सबको चाहिए जिसमें रीट आरटेट के आज रीट और आरटेट दोनों के आज तक के प्रश्न पत्र हो, व्याख्या सहित हो और क्रमबद्ध रूप में हो। आपके सुझावों के आधार पर हमने आरटेट 2011 से रीट पात्रता 2022 तक के प्रश्न पत्रों का एक कलेक्शन तैयार किया है। इसमें L1, L2 भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय दोनों के प्रश्न समाहित हैं, व्याख्या सहित है। एक और विशेष बात है, यदि हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। कम समय है, कम समय में ज्यादा अंक हमें चाहिए और ज्यादा अंक तभी संभव है। अब तक कौन से प्रश्न आ गए हैं उनको हम देखते हैं तो हमारी तैयारी का अंदाज लगता है। हमारे लिए नकारात्मक विचार खड़े किए जाते हैं कि संस्कृत भाषा कठिन है, आसानी से आएगी नहीं, पता नहीं कैसे प्रश्न आते हैं, उनको मैं समझ पाऊंगा या नहीं समझ पाऊंगा, हिंदी अर्थ में निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता, प्रश्न भी मेरे समझ में आएगा या नहीं आएगा। ये नकारात्मक विचार मन में खड़े करता है। उन सब का समाधान भी आपको यहाँ मिलेगा। इस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो आरटेट 2011 से रीट पात्रता 2022 तक के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद तैयारी का अंदाज लगेगा। मन में भय है वो भय भी दूर होगा। प्रश्न बिल्कुल सरल है, एक ही बार में समझ में आने वाले हैं और अपनी अच्छी स्पीड भी हो जाएगी। हिंदी अर्थ भी हमें समझ में आने लगेगा और हम उत्तर देने लायक स्थिति में भी होंगे। आज हम इसी पुस्तक से L1 के अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। तो गद्यांश के उदाहरण हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लगभग एक गद्यांश से 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न कैसे हैं, उनका स्तर क्या है, मेरे आसानी से समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, और इस पुस्तक की व्याख्या को पढ़ने के बाद मुझे कोचिंग की आवश्यकता रहेगी या नहीं रहेगी, वो सब इसमें हमें देखने को मिलेगा। साथियों आइए प्रारंभ करते हैं अपठित गद्यांश लेवल 1। ये L1 का है, भाषा प्रथम है और आरटेट 2012 में पूछा गया है। प्रस्तुत गद्यांश को सम्यक पठित्वा ठीक प्रकार से पढ़ करके निम्नलिखितान प्रश्नान उत्तरयत, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जब इसी गद्यांश में इसी प्रश्न को हम 3 से 4 बार रीट देने से पहले पढ़ लेते हैं तो हमें बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि प्रश्न हमसे कह क्या रहा है, उत्तर कैसे देना है। क्योंकि ये पैटर्न हमने 9-10 में पढ़ा है, उसी पैटर्न के ऊपर आधारित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाणाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है। अनया भाषया सर्वाः प्रांतीय भाषा अनुप्राणिता प्रभाविता च सन्ति। इस भाषा के द्वारा सारी प्रांतों की भाषा, सारी ही प्रांतों की भाषा अनुप्राणित है और प्रभावित है। इयम भाषा, यह भाषा अतीव सरला मधुरा चास्ति। यह भाषा बहुत ही सरल और मधुर है। श्रुति ही स्मृति ही उपनिषद पुराणम दर्शनम अन्यानि च शास्त्राणि संस्कृत एव रचितानि सन्ति। श्रुति स्मृति उपनिषद पुराण दर्शन और अन्य शास्त्र संस्कृत में ही लिखे गए हैं। श्रुति का यहाँ अर्थ है वेद, जिनकी संख्या है 4। ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। गद्यांश को जब हम पढ़ते हैं तो पीछे के पढ़े हुए दिन भी हमें याद आते हैं कि लेवल हमने पहले कहीं पढ़ा है, इस प्रकार से पहले कहीं हमने पढ़ा है। श्रुतयः चतस्रः सन्ति। श्रुतियां चतस्र है, 4 है। ऋक् यजुः साम अथर्व इति। ऋक् का अर्थ है ऋग्वेद, यजुः यजुर्वेद है, साम सामवेद है और अथर्व यानी अथर्ववेद है।
श्रुतीनाम आशयम स्मृतयः प्रतिपादयन्ति। श्रुतीनाम आशयम, श्रुतियों के सहारे, स्मृतयः प्रतिपादयन्ति, स्मृतियों की रचना की गई है। यद्यपि बहवः स्मृतियः सन्ति, यद्यपि बहुत सारी स्मृतियां हैं, तथापि तो भी मनुस्मृति ही याज्ञवल्क्य स्मृति ही चेति द्वे स्मृति प्रसिद्धे स्तः, तो भी मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति नाम की दो स्मृति यहां प्रसिद्ध है। अब इससे संबंधित प्रश्न है, कुछ प्रश्न गद्यांश से पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न पूछे गए गद्यांश से हैं लेकिन हमारे समझ के ऊपर आधारित हैं। संधि के हो सकते हैं, समास के हो सकते हैं, विशेषण विशेष्य के हो सकते हैं, शब्द रूप के हो सकते हैं, धातु रूप के हो सकते हैं, प्रत्यय के हो सकते हैं। हम सीधा याद कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि प्रश्न कैसे आ रहा है और हम सीधा ही याद करते जा रहे हैं। प्रश्न का लेवल यहाँ देखने को मिलेगा, जो हमने याद कर लिया उसको व्यवहार में कैसे लाएंगे। श्रुतीनाम आशयम का प्रतिपादयन्ति, श्रुतीनाम आशयम, श्रुतियों के सहारे, का कौन, प्रतिपादयन्ति, रचना की गई। श्रुतियों के सहारे किन की रचना की गई, ये सीधा और सरल प्रकार से गद्यांश से पूछा गया है, ये इसमें इसका उत्तर है। श्रुतियों के सहारे स्मृतयः, स्मृतियों की रचना की गई है। जब हमें कुछ नहीं आ रहा, 10 या 15 दिन की ही संस्कृत भाषा लेकर के हम तैयारी करते हैं, तो भी 8 से 10 नंबर, यदि आप एक बार भी पैटर्न पकड़ करके पढ़ते हो, पैटर्न के आधार पर समझने का पहले ही प्रयास कर लेते हो, तो 8 से 10 नंबर आसानी से आएंगे। श्रुतियों के सारे स्मृति यहां प्रतिपादित है। श्रुतिना माशयम का प्रतिपादयन्ति, श्रुतियों का सहारा लेकर के किन की रचना की गई है, स्मृतियों की रचना की गई है। जो हमें पढ़ना है उसी को पढ़ करके हम बैठेंगे तो आसानी से 15 से 20 अंक हमें मिलेंगे। एक ही बार पढ़ने से अच्छी तैयारी करते हैं तो 28-30 के करीब जाएंगे, और एक ही बार 5 से 7 दिन ही पढ़ते हैं, केवल पैटर्न को ही पढ़ लेते हैं, तो भी संस्कृत भाषा का L1 हो, L2 हो, भाषा प्रथम हो या भाषा द्वितीय हो, किसी भी प्रकार की समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी। यद्यपि इत्यत्र संधि विच्छेद है, क्या है, यहां कौन सा संधि विच्छेद है। नियम से हमने पढ़ा है तो 2 टुकड़े होंगे, नियम नहीं आता है, केवल हमें शब्द याद है तो भी हम 2 टुकड़े कर सकते हैं। हर बार हमने अपी को इसी प्रकार से पढ़ा है। संस्कृत भाषा पढ़ते समय हमने अपी पर दीर्घ की मात्रा नहीं पढ़ी है, तो एक ऑप्शन तो ये हटा दिया। दूसरा ऑप्शन, हर बार हिंदी भाषा में हमने यदि इसी प्रकार से पढ़ा है, यदि प्लस अपी यद्यपि हो गया। ये सीधा और सरल उत्तर है, किसी भी प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं पड़ी, संधि की आवश्यकता नहीं पड़ी, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हिंदी भाषा में हम पढ़ते हैं तो यहाँ इसकी व्याख्या दी गई है पुस्तक में। इस प्रकार से आप आसानी से इस व्याख्या को पढ़ करके समझ सकते हैं, रफ में लिख करके हल कर सकते हैं, इसका संधि विच्छेद याद कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी कोचिंग की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। यद्यपि यदि धन अपि, इस स्थिति में हिंदी भाषा में ही व्याख्या है। इको यणचे सूत्र से इक को यण आदेश अर्थात द में ई की मात्रा है, इस ई के स्थान पर ये कर दिया तो अपने पास में स्थिति बनी यह द आधा हो गया, क्योंकि ई की जगह हो गया यह, और अपि ऐसे की ऐसे रहा। दूसरी स्थिति में हम बढ़ेंगे तो द और ये, इसको हम जोड़ते हैं तो विद्यालय का ध्य बनता है, तो द को और ये को हमने जोड़ दिया, द और ये को जोड़ा, ये ऐसे की ऐसे रहा, द और ये इसके स्थान पर ध्य हो गया, और इसके बाद में रहा अपि, यह ध्य और अपि जोड़ देंगे। अब ये व्यंजन है, इसमें स्वर मिलता है, मात्रा मिलती है, एक ही मात्रा मिलेगी, तो ध्य पूरा हो गया। पहले बाद के अक्षर ऐसे के ऐसे हो गए, यद्यपि रूप सिद्ध हो गया। यण संधि का उदाहरण है, यदि प्लस अपि संधि विच्छेद है। पढ़ते समय इतना जरूर याद रखें, प्लस के चिन्ह के दोनों ओर के शब्दों को ठीक प्रकार से समझ ले, मात्रा छोटी है या बड़ी है
उसके बाद में ए छोटा है या बड़ा है, अपी कैसे लिखा जा रहा है, इतनी समझ जरूर होनी चाहिए। दो प्रश्न अब तक हमने देखे हैं, दोनों प्रश्नों में पहले से यदि कुछ भी याद नहीं है, पैटर्न को ही हम पढ़ लेते हैं एक बार दो बार, तो भी हम उत्तर निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमें कठिन नहीं लगेगी। जो एक नकारात्मक भाव खड़ा किया जाता है कि संस्कृत भाषा कठिन है, रीट में और ज्यादा जोर आएगा, वो भाव भी यहाँ दूर होगा। ये व्याख्या है इसकी, फिर से देखिए। चतस्र है इत्यस्य पदस्य पुल्लिंगे रूपम, चतस्र है इस पद का पुल्लिंग में रूप क्या है। पहले तो चतस्र की पहचान करनी पड़ेगी, इसका पुल्लिंग बदलना पड़ेगा। तो पहले व्याख्या हम देखेंगे। यहां चतुर चार शब्द के रूप तीनों लिंगों में बहुवचन में ही बनते हैं, क्योंकि चार की संख्या बहुवचन है। एक की संख्या के लिए एक वचन, संख्या दो है द्विवचन, तीन या तीन से ज्यादा की संख्या हो तो हमेशा ही बहुवचन में होगी। चतुर शब्द हमेशा बहुवचन में होगा। इसका पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन चत्वार है, स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन चतस्र है और नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन चत्वारी बनता है। व्याख्या में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के बहुवचन दे दिए गए। कभी स्त्रीलिंग आ जाए या फिर पुल्लिंग आ जाए या फिर नपुंसकलिंग आ जाए तो हमें ज्यादा समस्या सामना नहीं करना पड़े। यहीं से एक बार पढ़ने से ही तीनों के उत्तर हम निकाल सकते हैं। तो चतस्र है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन में है। इसका हमें पुल्लिंग का बहुवचन बताना है तो चत्वारः होगा और चत्वारी शेष रहा नपुंसकलिंग का बहुवचन। तीनों ही प्रकार से उत्तर हो गए। तीनों को इकट्ठा लिख करके व्याख्या में लिखा हुआ है। चत्वारः है पुल्लिंग है, चतस्र है स्त्रीलिंग है और चत्वारी नपुंसकलिंग है। संख्या की दृष्टि से यह प्रश्न पूछा गया है। अपने टॉपिक में है संख्या ज्ञानम, संख्या ज्ञानम, उसके आधार पर यहां प्रश्न पूछा जा रहा है। संख्या ज्ञान में इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। इस पुस्तक में अलग से संख्या ज्ञान भी है, वहां भी प्रश्न समझाए गए हैं। यहां गद्यांश में भी इस प्रकार का प्रश्न आ गया है। फिर आगे देखते हैं, ये तीसरा प्रश्न हो गया एक गद्यांश। ये इसकी व्याख्या है। व्याख्या हम आराम से पढ़ करके उत्तर निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, इस्तः इति पदम लंग लकारे परिवर्तियत, इस्तः इस पद को लंग लकार में परिवर्तन करो। हमें सामान्य रूप से 9-10 तक लगभग 3 शब्द रूप हमेशा ही याद रहे हैं। राम शब्द रूप या बालक दोनों में से एक, रमा और बालिका दोनों में से एक और एक फल शब्द। इसी प्रकार 2 से 3 धातुएं हम जरूर याद करते हैं। भू धातु है, पठ धातु है, लिख धातु है, अस धातु है। उसी के आधार पे बाकी के उत्तर हम रीट में भी निकाल सकते हैं यदि हमारी ज्यादा तैयारी नहीं हो पाती है तो। अस्ति, स्तः, सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। ध्यान दीजिएगा, इनमें लकार है, लट, केवल हमें लकार बदलना है। लट लकार को लंग लकार में बदलना है। बदलने का सीधा और सरल अर्थ है, जो पुरुष और वचन स्तः इसमें है वही पुरुष और वचन लंग लकार में होगा, क्योंकि केवल हमें लकार बदलना है। पुरुष और वचन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। तो अस्ति इसका आसीत और द्विवचन में बनता है आस्ताम और बहुवचन में बनता है आसन। साथियों, इनका संस्कृत भाषा पढ़ते समय खूब बार प्रयोग हमने देखा है, अस्ति, संति, आसन इनका। और इससे संबंधित प्रश्न, अस धातु से संबंधित अपठित गद्यांश में लगभग 5 से ज्यादा प्रश्न है। तो इस धातु को विशेष रूप से हम याद करें और उसका लकार बदलना भी हम सीखें। हमें जब प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं तो उससे पहले केवल और केवल धातु रूप याद कर लेते हैं, उसमें भी ये नहीं पता है कि कौन सी धातु याद करनी है।
धातु रूप याद भी कर लिया। अब उसका प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार का प्रश्न होगा, ये हमने देखा ही नहीं। तो हमारा याद किया हुआ धातु रूप उत्तर तो निकालेगा, लेकिन उत्तर निकालने में समय ज्यादा खर्च होगा। और जब हमने पैटर्न पढ़ लिया तो एक ही बार में सीधे प्रकार से उत्तर हम निकाल सकते हैं। ये चौथा प्रश्न गद्यांश से, ये इसकी पूरी व्याख्या लिखी हुई है। अस धातु है लट लकार, एक वचन द्विवचन बहुवचन में क्या क्या बनेगा, इसका लंग लकार एक वचन द्विवचन और बहुवचन इसमें क्या रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। स्मृति ही इत्यत्र कह प्रत्यय है। स्मृति यहाँ कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय भी खूब सारे पढ़ने हैं, उनके भी खूब सारे उदाहरण हैं, और फिर वो घालमेल हो जाता है। किस प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, शेष रहेगा तो तय को तय कैसे हो गया, ई को बड़ी ई कैसे हो गई। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं और 2 महीने के समय में इनको दूर करना संभव भी नहीं है। जिन प्रत्ययों को हम पढ़ते हैं उनके एक एक उदाहरण हम याद रखें, उस उदाहरण के आधार पर दूसरे उत्तर निकालने का प्रयास करें। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनके 2 से 3 उदाहरण हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे देखिए कत्वा, तो कत्वा में एक प्रकार तो रहता है भूतवा, हम कह सकते हैं जिनके अंत में आधा तय और वाह है वहां कत्वा प्रत्यय होगा। दूसरा उदाहरण है दृष्टवा, यहां भी हम कह सकते हैं जिनके अंत में आधा ट और वाह होगा वहां भी कत्वा प्रत्यय है। इस प्रकार से पैटर्न समझने का प्रयास करें और उसके आधार पे दूसरा उत्तर निकालें। जैसे यहां हम उत्तर निकालेंगे स्मृति ही, मति ही, गति ही, नीति ही, भक्ति ही, शांति ही। सब में कतिन प्रत्यय है, तो हम कह सकते हैं जिन शब्दों के अंत में छोटी ई की मात्रा है वहां कतिन प्रत्यय होता है। छोटी ई की मात्रा है उनमें कतिन प्रत्यय होता है, और कतिन प्रत्यय जिनसे जुड़ेगा वे शब्द हमेशा ही स्त्रीलिंग में बनते हैं। स्मृति यहाँ कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ कतिन प्रत्यय है। स्मृति के समान दूसरे कौन कौन से, मति, गति, नीति ही, भक्ति, शांति ही, ये सब बनते हैं। ये इसकी व्याख्या है। स्मृति धातु में कतिन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में स्मृति ही बनता है। इसके समान नीति ही, बुद्धि ही, शांति ही, दृष्टि, मति ही, क्रांति ही, स्तुति ही आदि बनते हैं। एक के साथ में और शब्दों को भी दिया गया है ताकि एक बार 2 बार हम पढ़ते हैं तो ये याद भी हो जाए, नियम भी याद नहीं आए तो हम सीधा उत्तर निकाल सके। फिर चलते हैं आगे। कति स्मृतयः प्रसिद्धः सन्ति, कितनी स्मृतियां प्रसिद्ध हैं। स्मृतियां 2 ही प्रसिद्ध हैं। ये गद्यांश में से सीधा उत्तर देखना है, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। स्मृति इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति ही किम वचनम च, ये शब्द रूप का प्रश्न आ गया। स्मृति ही, इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। स्मृति यहां पर विभक्ति क्या है और वचन क्या है। एक शब्द रूप हमें याद रखना था, नीति ही, नीति, नीतयः। इसी प्रकार से गति ही, गति, गतयः। इस स्मृति का उत्तर भी ऐसे ही आएगा, स्मृति ही, स्मृति, स्मृतयः। तो यहां स्मृति शब्द सप्रथमा विभक्ति में है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। यहां द्विवचन है तो स्मृति शब्द प्रथमा का द्विवचन है। स्मृति शब्द प्रथमा का द्विवचन है और द्वितीय का द्विवचन, दोनों समान रहते हैं प्रथमा और द्वितीय में। ये पहला प्रकार है। जब हमें शब्द रूप याद होगा तब हमें उत्तर कैसे निकालना है। दूसरा प्रकार हम समझ सकते हैं, स्मृति इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति ही किम वचनम च, यहाँ कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। साथियों, वचन का अर्थ संस्कृत भाषा में है संख्या, और जब हमने गद्यांश पढ़ा था तो वहां कहा गया था
द्वे स्मृति प्रसिद्धा संस्तः, दो स्मृति यहाँ प्रसिद्ध है, तो दो में वचन होगा द्विवचन, तो यहाँ स्मृति इसमें भी वचन होगा द्विवचन। और यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ही जगह द्विवचन लिखा हुआ है। ये इसकी व्याख्या है, हम आराम से यहाँ पढ़ करके समझ सकते हैं। एक गद्यांश हमारा पूरा हुआ, हम फिर से इस गद्यांश को देखते हैं। लेवल क्या था, कौन सा प्रश्न किस टॉपिक से संबंधित है, कितने प्रश्न टॉपिक में से सीधे ही पूछे गए हैं। देखिए पहला प्रश्न हमने पढ़ा, ये सीधा गद्यांश से संबंधित है। 1 नंबर हमारा ये पक्का है, गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर निकालना है। ये गद्यांश से संबंधित है, इसमें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा परीक्षा में जाकर भी बैठते हैं तो गद्यांश को समझा और उत्तर हम निकाल सकते हैं। दूसरा प्रकार था संधि विच्छेद का। हम जितने भी संधि के नियम याद रख रहे हैं उन नियमों को यहाँ चेक कीजिएगा, उनका स्तर चेक कीजिएगा, तब हमें पता चलेगा कि कितनी संधियां हम ज्यादा पढ़ रहे हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, कौन सी संधि हमें ज्यादा पढ़नी चाहिए जिसके उदाहरण बार बार आ रहे हैं। ये यण संधि का उदाहरण है, सीधा और सरल उदाहरण है, ज्यादा भी नहीं तो 6 से 10 तक हमने 10 बार तो कम से कम इसको पढ़ा होगा। तो ये संधि विच्छेद का प्रश्न इससे हो गया, एक टॉपिक हो गया अपना। चतस्र है इत्यस्य पदस्य पुल्लिंगे रूपम, ये संख्या ज्ञान का हो गया, पुल्लिंग का रूप हमें बताना है, हम सीधा याद कर लेते हैं, वहां तुलना नहीं करते, पुल्लिंग में क्या बनता है, स्त्रीलिंग में क्या बनता है, नपुंसकलिंग में क्या बनता है। रटना उसी को है जो आवश्यक है, जहां समझना है वहां समझेंगे, परीक्षा में अपने आप याद आएगा। दूसरा टॉपिक हो गया अपना संख्या ज्ञान से संबंधित, गद्यांश 1 है, 2 टॉपिक पूरे हो रहे हैं यहाँ। इस तरह लंग लकारे परिवर्तित, ये धातु रूप से संबंधित प्रश्न हो गया। ये अपना तीसरा टॉपिक यहाँ पूरा होता है। 3 टॉपिक हमने पढ़े हैं, उनके प्रश्नोत्तर गद्यांश से पूछे जा रहे हैं। शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया, संधि का प्रश्न हो गया। फिर आगे चलते हैं, स्मृति ही इत्यत्र कह प्रत्यय है, ये चौथा प्रश्न हो गया, चौथा टॉपिक है, प्रत्यय से संबंधित है, तो ये चौथे प्रकार का टॉपिक है। जब हम विगत प्रश्नों को नहीं पढ़ते तो हमें ये लगता है कि सीधा ही पूछा जाएगा वहां पर कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। यहाँ गद्यांश से शब्द उठाए जा रहे हैं, उसमें हमें पूछा जा रहा है। 4 टॉपिक हो गए। कति स्मृति है प्रसिद्धा संति, ये सीधा ही गद्यांश से संबंधित है, कितनी स्मृतियां प्रसिद्ध है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न हमने पढ़ लिए, 2 नंबर अपने पक्के हैं, चाहे कुछ भी नहीं पढ़ के जाए वहां बैठकर उत्तर निकालेंगे तो 2 नंबर हमें मिलेंगे। ये 2 नंबर हमें विश्वास देंगे कि ज्यादा हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, वहीं जाकर के बैठते हैं तो 1 पद्य और मिलेगा हमें। 2 गद्य के हो गए, 2 पद्य के 4 अंक हमारे पूरे हो गए। 4 टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी हमने देख लिए। यहाँ विभक्ति और वचन पूछा जा रहा है, तो शब्द रूप से संबंधित गद्य में से प्रश्न पूछा गया, ये 5वें नंबर का टॉपिक है। अब ये दूसरा गद्यांश हम पढ़ते हैं, ये भी L1 का है, भाषा प्रथम का है और आरटेट 2012 में पूछा गया है। प्रस्तुतम गद्यांशम पठित्वा, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखिता प्रश्नः समाधेयः, निम्नलिखिता नीचे लिखे गए प्रश्नः प्रश्नों का समाधेयः समाधान कीजिए। दाक्षिणात्य दक्षिण दिशा में, जनपदे जनपद में, दक्षिण जनपद में कांची नाम नगरी आसीत, कांची नाम की नगरी थी। कांचीम नगरीम निक्सा एक है, नए ग्रोध तरुहु आसीत, कांची नाम की नगर के, कांची नगरी के निक्सा समीप में एक है, एक नए ग्रोध तरुहु आसीत वट वृक्ष था। लघुपतनक नाम, लघुपतनक नाम का वायस है कौवा, तम तरुम उस तरु पर अधितिष्ठति, इसमें बैठता था, वो उसकी जगह थी। तो लघुपतनक नाम का वायस है कौवा उस तरु पर बैठता था। सह एकदा
उसने एक बार तरुम निक्सा, तरु के समीप में पेड़ के पास में कंचन किसी दुरात्मानम व्याधम, दुरात्मान बुरे मन वाले, बुरी आत्मा वाले व्याधम शिकारी को अपश्यत देखा। तम दृष्टवा, उसको देखकर सह अचिंत्यत, वह सोचने लगा। वह कौन है? वह कौन कौन सोचने लगा? वायसह, कौवा सोचने लगा। इस प्रकार के प्रश्न भी हो सकते हैं कि सह इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो कौन सोचने लगा? वायसह, कौवा सोचने लगा। धिक, धिक्कार है। एतम पापात्मानम, इस पापात्मान को, बुरी आत्मा वाले को, बुरे मन वाले को, यह प्राणी न है, अंति जो प्राणियों को मारता है। किंच, और क्या, किम एतेने निंदा वचने ने, इसका किम क्या फायदा, एतेने इसके, निंदा वचने ने निंदा करने से, इसकी निंदा करने से लाभ क्या है, क्योंकि ये इस काम को छोड़ता नहीं है। इदानीम, इस समय, वटवासिन है, वट वृक्ष पर वासिन है, रहने वाले, पक्षिण है, बोधियामी, पक्षियों को बताता हूं, अन्यथा ऐसा व्याध है, यदि नहीं बताता हूं तो ऐसा व्याध है, यह शिकारी, तान गृहीष्यति, उनको ग्रहण कर लेगा, पकड़ लेगा। ततः सह सर्वान वटवासिन है, पक्षिण है, अबोधियत, तब वह सभी वट वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों को कहने लगा, बहु पक्षिण है, हे पक्षियों, दुर्मनसम व्याधम पश्यत, बुरे मन वाले शिकारी को देखो। ऐसा है हस्ते, इसके हाथ में, तंडुलान जालम च गृहीत्वा आगच्छति, ऐसा है यह शिकारी हस्ते हाथ में तंडुलान जालम च गृहीत्वा, तंडुलान चावलों को, च और जालम जाल को, गृहीत्वा ग्रहण करके, लेकर के, आगच्छति आ रहा है। जालम प्रसार्य, जाल को फैला करके, जालम प्रसार्य, जाल को फैला करके, जालम प्रसार्य, यह जाल को फैला करके, तंडुलान विकरिष्यति, चावलों को बिखेरेगा। तंडुलान खादितुम मा गच्छते, चावलों को खाने के लिए मत जाना, अन्यथा सह सर्वान जालेन बद्ध्वा नेष्यति, अन्यथा सह वह शिकारी, भवतः आपको, सर्वान जालेन बद्ध्वा नेष्यति, सबको जाल में बांधकर ले जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न। वायसस्य नाम किम, कव्वे का नाम क्या है? लघुपतनक है, लघुपतनक। वही पैटर्न है, एक प्रश्न एक उत्तर, अपना एक नंबर खरा हो गया, एक नंबर पक्का हो गया, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, गद्यांश पढ़ा उसी से उत्तर हमने दिया। दूसरा, प्रसार्य इत्यत्र कह प्रत्यय है, प्रसार्य यहां कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय में एक सीधा सरल फॉर्मूला काम करता है, पहले उपसर्ग हो, उसके बाद में अंत में यह हो। पहले शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग हो और अंत में यह हो, तो वहां पर लेप प्रत्यय होता है। तो यहां हम ध्यान देंगे तो प्रसार्य में प्र उपसर्ग है। जब हम उपसर्गों को पढ़ेंगे तो उनको याद करने के साथ में उनको समझना है कि 22 उपसर्ग हैं, इस प्रकार से लिखे जा रहे हैं। तो प्र को देखते ही हमने पहचान लिया, प्र उपसर्ग है और अंत में ये दिखाई दे रहा है, तो ये लेप प्रत्यय का उदाहरण है। दूसरा, प्रश्न पढ़ने के बाद में हमें इसका स्टैंडर्ड भी पता चल गया कि लेप प्रत्यय से इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, हमारी तैयारी इतनी है, इतना और हम पढ़ सकते हैं। ये यहाँ इसकी व्याख्या है, व्याख्या के साथ में लेप के अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, जो उदाहरण बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं, जिनकी हमें समझने की आवश्यकता है। आदाय है, प्रणम्य है, विनस्य है, इनमें से कोई सा भी आता है तो इनको पहले का पढ़ा हुआ है, हम देख करके बता देंगे कि इसमें लेप प्रत्यय है। प्रत्यय संबंधित प्रश्न हो गया। दुर मनसम इत्यत्र कह उपसर्ग है, यहाँ कौन सा उपसर्ग है? दू है, दुस है, दू है या दुर है? उपसर्ग
दो से संबंधित दो ही पड़े हैं, या तो होगा दुस या होगा दुर। तो यहां पर जब हम देखेंगे तो इसी में लिखा हुआ है, ये दू रहा और ये रे रहा, दो रे, और इसके बाद में हो जाएगा मनसम, दुर मनसम। तो यहाँ उपसर्ग है दुर। ये प्रश्न संख्या 3 है और टॉपिक से संबंधित दूसरा है। एक प्रत्यय का पढ़ लिया हमने, एक उपसर्ग का पढ़ लिया। फिर आगे चलते हैं, ये इसकी व्याख्या है और दुरुपसर्ग के अन्य उदाहरण भी इसके साथ में लिखे हुए हैं, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्दिनम, दुर्गंध आदि। पश्यत इत्यत्र धातु लकार पुरुष वचनानि कानि, यहां पर धातु लकार और पुरुष वचन कौन से हैं? पश्यत में स्पष्ट रूप से धातु है दृश्य, देखना। दृश्य और दृशीर मूल धातु है, दृश्य में भी दृशीर। यदि दोनों आकर के हमसे पूछा जाए तो दृशीर बताना है, और दोनों में से एक ही आए तो जो भी आएगी वो ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा समाप्त है। एक रहा दृश्य का और बाकी से और द, ये दोनों ऑप्शन ही रहे अपने पास में। दृश्यतु, पश्यतु, पश्यताम, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। कोई भी एक धातु याद है उसके आधार पे उत्तर निकाल रहे हैं, जैसे पठ का पठतु, पठताम, पठन्तु लोट लकार में। उसी प्रकार पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। फिर पठ का बनता है पठ, तो पश्यतु का बनेगा पश्यत। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत। तो पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्यत, पश्यतम, पश्यत, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम और पश्यत। यहां धातु है इसके समान, जब हम चलेंगे तो यहां धातु है पठ, लोट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो पश्यत में भी धातु रहेगी दृश्य, लकार रहेगा लोट, ये लोट रहा, और मध्यम पुरुष बहुवचन। एक धातु से हमने तुलना की, हमसे पूछा गया पश्यत, हमने तुलना की पठ धातु, लट लकार, लोट लकार, प्रथम मध्यम पुरुष का बहुवचन बनता है पठत, तो पश्यत का बनेगा पश्यत। इसी के आधार पर उत्तर निकाल लिया। दृश्य धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन। इस गद्यांश में पहला प्रकार हमने पढ़ा प्रत्यय का, फिर हमने पढ़ा उपसर्ग का, और इसके बाद तीसरा प्रकार आ गया धातु का। यहां भी हम देखेंगे तो दो गद्यांश हमने पढ़े हैं। दोनों गद्यांशों में सीधा प्रश्न नहीं पूछा गया है कि इसमें धातु लकार पुरुष क्या है। यहां हमसे पूछा जा रहा है कि ये धातु है, इसका लकार परिवर्तन करके बताओ। इससे पहले लट लकार को लंग लकार में पिछले गद्यांश में हमने देखा परिवर्तन कराया गया। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है दूसरा पैटर्न, पश्यत, इसमें धातु और पुरुष, इसमें धातु पुरुष और लकार बताओ। दो पैटर्न हो गए। फिर आगे हम देखते हैं, ये इसकी व्याख्या लिखी हुई है, इसको देख करके हम आसानी से समझ सकते हैं। एक और प्रश्न इसी से, धिक एतम पापात्मानम, यह प्राणिनः हन्ति, रेखांकित पदे का विभक्ति, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया है, प्रथमा है, तृतीया है या पंचमी है? तो यहां हम देखेंगे, इसके दो टुकड़े कीजिए, पाप और दूसरा रहा आत्मानम। दोनों शब्दों को हमने बार बार पढ़ा, कई बार पढ़ा। हर व्यक्ति कहता है पाप का काम मत करो, पुण्य का ही करो, दोनों को अलग कर दिया। संधि का हमें किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं, नियम भी याद नहीं है, अंदाज के आधार पे दोनों शब्दों को अलग किया, पाप और आत्मानम। आत्मानम में हमें विभक्ति बतानी है, तो यहाँ आत्मानम, इसमें विभक्ति है द्वितीया। आत्मानम पढ़ने के बाद में हमें ये भी पता चला कि हमें आत्मन शब्द भी याद करना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आ गया है। शब्द बहुत ज्यादा याद होंगे नहीं, 2 महीने में याद होंगे तो बार बार उनको बोलेंगे। जो याद कर रहे हैं एक एक याद करते चले, एक अकारांत, एक आकारांत, एक इकारांत, और उनका शुद्ध रूप से लिखने का अभ्यास हमारा हो।
शुद्ध रूप से हम देख करके बता सके कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आत्मानम द्वितीय है, एक वचन है। ये इसकी व्याख्या रही। पापात्मान शब्द के द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पापात्मानम, पापात्मानव, पापात्मान है रूप बनते हैं। तरुम निक्षा कीदृशम व्याधम अपश्यत, तरु के पास में कैसे शिकारी को देखा। सुखात्मानम, दुखात्मानम, दुरात्मानम या सत्यात्मानम, ये तो गद्यांश पढ़कर हम बता देंगे। दुरात्मानम, दो गद्यांश अब तक हमने पढ़े हैं। दोनों में दो ऐसे प्रश्न हैं जहां हमें पहले कुछ याद नहीं करना है, केवल गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर बताना है। कंचन इत्यत्र संधि विच्छेद है करणीय है, यहां संधि विच्छेद कीजिए। तो ये कम प्लस चन है, कम प्लस चन है, परस्वर्ण में है। ये पहला प्रश्न ऐसा है जिसका लेवल बहुत कठिन है, जिसके बारे में सामान्य रूप से सीधे प्रकार से हमें समझ में नहीं आता है। दोनों ही स्थितियां हमें देखने को मिली। कुछ प्रश्न ऐसे हैं बिल्कुल सरल है, गद्यांश से पढ़ना है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमारी याद के, हमारी समझ के ऊपर निर्भर करेंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा अभ्यास की हमें आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, यदि हमने इस प्रकार के विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर पहले पढ़े नहीं है, उनको समझा नहीं है, समझने का प्रयास भी नहीं किया, सारा सिलेबस हमें याद हो गया, याद करके सीधे हम परीक्षा में जा करके बैठ गए, तो 3-4 नंबर हमारे अपने आप ही घट जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि पहले कौन से प्रश्न थे, किस प्रकार से समझना था और कैसे उत्तर हमें देना था। यदि यही प्रश्न हम पहले पढ़ करके बैठते हैं तो 3 से 4 नंबर हमारे अपने आप बढ़ते हैं। बहुत महान क्रिकेट में बहुत महान बल्लेबाज हुए जिनकी हर जगह छाप है, वे सब लोग भी सीधा बैट उठा करके मैदान में नहीं उतरे। उस सफलता के लिए उन्होंने उस सफलता को प्राप्त करने के लिए समय से पहले खूब सारा पसीना नेट में उन लोगों ने बहाया है, खूब मेहनत वहां की, तब जा करके ग्राउंड पर रिजल्ट उन लोगों ने दिया। तो यहाँ हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट हमारा मिलेगा। संस्कृत भाषा के अलावा बाकी के, संस्कृत भाषा के अलावा दूसरी भाषा में जो हिंदी भाषा हमारी हो सकती है, उसमें भी इसी प्रकार से मेहनत करें। अन्य सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, उनमें भी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हम एक बार जरूर देख करके बैठे। साथियों, बुक से संबंधित या चैनल से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हों, आप इन नंबर पर जरूर भेजिएगा, 9928946539 पर। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।